नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। स्वागत करता हूं एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारी एमपी सेट मेंटोरशिप बैच की दूसरी क्लास एमसीक्यू कर होने वाली है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो न्याय की विचारधारा है उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और वो किस लेवल के प्रश्न बनेंगे। पहले सरल प्रश्नों को करेंगे, फिर हम उससे कठिन प्रश्नों को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को कि हमारी एक मेंटोरशिप सीरीज चल रही है जिसमें आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए। जिसमें हम एमपी सेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पे एमपी सेट वर्ग 1 के लिए टारगेट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 11 जनवरी 2026 को एक एग्जाम डेट आ चुका है। तो आप कहीं ना कहीं आप 70 से 80 दिन में पूरा अगर सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, 31 दिसंबर के पहले सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, तो ये मेंटोरशिप बैच ज्वाइन कर लो, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। हम आपको 90 दिन के अंदर या 80 दिन से 90 दिन के अंदर आपको पूरा बैच, ये जो सिलेबस का है वो पूरा करवा देंगे। वो आपका 31 दिसंबर को हम पूरा सिलेबस फिनिश करवा देंगे। और इसमें गारंटीड आपको क्या है, डेली टारगेट्स, डेली पीडीएफ नोट्स, इसमें बीच में आपको कहीं ना कहीं क्विक रिवीजन नोट्स टाइप के दिए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे रिवीजन में। इसके बाद एमसीक्यू जो मैं आपको ये वीडियो ला रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं दूसरा वीडियो है इसी कड़ी में। पहले वीडियो में मैंने समानता और स्वतंत्रता की विचारधारा से क्वेश्चन करवा दिए हैं। साथ में हम डेली रात को 9 से 10 बजे लाइव डाउट सेशन भी रखेंगे, जिसमें आपको बस करना कुछ नहीं है, एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन करना है और जो भी डाउट आपने दिन भर में फेस किए हैं, जो भी डाउट आपको दिन भर में पढ़ने में आए हैं, उसको मैं क्लियर करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ पे कर सकते हैं, क्या यहाँ पे सही, यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है। और 10 साल के पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, जिसमें यूजीसी नेट और एमपी सेट लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि पीवाईक्यूज हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लो, 8878445543। और 499 रुपए की जो सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज है यूजीसी नेट लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दी जाएगी। साथियों, ये एग्जाम, ये जो पूरा का पूरा बैच है, 996 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन चार्ज इसमें लिया जा रहा है, जिसको आप फटाफट ज्वाइन कर लो। 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, जिसमें आपको जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला है, न्याय की विचारधारा से, देखो मैंने टारगेट आपको दिया था, अब हम उस पर प्रश्न करने वाले हैं। न्याय की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, संपूर्ण सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। यह कथन वितरणात्मक न्याय के किस मानदंड को सद्गुण से जोड़ता है? क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। देखो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, अब आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लगभग 30 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको 30 सेकंड में यहाँ पे फटाफट बता देना है कि क्या आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है। ठीक है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। कथन किस वितरणात्मक न्याय के किस मानदंड को सद्गुण से जोड़ता है? क्या मेरिट यानी योग्यता, क्या नीड आवश्यकता, क्या एंटाइटलमेंट अधिकारिता, या उपयोगिता यूटिलिटी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा योग्यता। योग्यता से जोड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि योग्यता के लिए कहीं ना कहीं जॉन रॉल्स भी बोलते हैं कि जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, आवश्यकता के साथ साथ योग्यता भी महत्वपूर्ण है अगर किसी में संसाधनों का वितरण करना है। और यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक तो बोलते ही है, नॉजिक का नाम आप याद रखो और रॉल्स का नाम याद रखो, ये दोनों के दोनों योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण पर महत्व देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि कौन सा जॉन रॉल्स, देखो जॉन रॉल्स से प्रश्न आया है, न्याय की संकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त और रूप से स्पष्ट करता है? सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए अधिकारों का त्याग, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का एकीकरण, प्राकृतिक स्थिति में स्वहित से प्रेरित वार्ताकारों द्वारा नियमों का चयन, और अनुपातिक न्याय की ज्यामितीय सूत्र पर आधारित वितरण व्यवस्था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध प्रक्रियात्मक, यहाँ पे न्याय, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का एकीकरण। आपको बस वीडियो पॉज कर लेना है क्योंकि ये लाइव नहीं है, यहाँ पे हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं इस वीडियो की। ज्यादातर क्या होगा, हमारी लाइव सेशन होगा। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, इतना डेफिनेटली पता है, सभी क्या है यहाँ पे सब फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे, तो रिकॉर्डिंग ही देखेंगे, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी। लाइव में तो कोई ज्यादातर शायद नहीं आएंगे बच्चे, इसलिए बाकी हमारी एमसीक्यू सेशन लाइव रहेगा। दिवाली के बाद से फिर से पुनः लाइव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, बस आपको वीडियो पॉज करके आंसर देना है और कमेंट में बताना है। यहाँ पे शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय यहाँ पे सही आंसर होगा, इसका प्योर प्रोसीजर जस्टिस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नैन्सी फ्रेजर के एकीकृत न्याय सिद्धांत के संदर्भ में सही है? नैन्सी फ्रेजर से जुड़ा हुआ है। केवल पुनर्वितरण की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर केंद्रित है। क्या मान्यता पुनर्वितरण और प्रतिनिधित्व की राजनीति के समन्वय पर बल देता है? यह सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत की तुलना में अधिक पूर्ण और समावेशी है। नैन्सी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक जस्टिस इंटरप्टेड में यह विचार प्रस्तुत किया है। केवल एक चार दो तीन चार या एक दो तीन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो आप लंबी खिंच जाएगी वीडियो, ठीक है? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दो तीन चार, ठीक है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? दो तीन चार आंसर हो जाएगा, सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। सी, ठीक है, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो मान्यता पुनर्वितरण और प्रतिनिधित्व की राजनीति के संबंध पर बल देता है, ये सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत की तुलना में अधिक पूर्ण समावेशी भी है। और नैन्सी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक जस्टिस इंटरप्टेड में इसका विचार प्रस्तुत किया है। केवल पुनर्वितरण की राजनीति पर केंद्रित है, ये गलत है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। पुनर्वितरण की जो व्यवस्था है यहाँ पे, ये नहीं बोली है नैन्सी फ्रेजर की, ठीक है? के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ नंबर का, रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के अधिकारिता सिद्धांत एंटाइटलमेंट थ्योरी के संदर्भ में आपको सही बताना है। देखो रॉबर्ट नॉजिक की जो न्याय की अधिकारिता सिद्धांत है, क्या यह वितरण के ऐतिहासिक सिद्धांतों पर बल देता है, ना कि अंतिम स्थिति पर के सिद्धांतों पर? यह वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों को अस्वीकार करता है और न्यूनतम राज्य मिनिमल स्टेट का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत अर्जन का न्याय या हस्तांतरण का न्याय और क्षतिपूर्ति का न्याय शामिल है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो तीनों सही है। वितरणात्मक ऐतिहासिक सिद्धांतों पर बल देता है, ना कि अंतिम स्थिति के सिद्धांतों पर, ठीक है? ऐतिहासिक सिद्धांतों, और दूसरा बात यहाँ पे वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों को अस्वीकार करता है। वितरणात्मक न्याय सही नहीं होता है, न्यूनतम राज्य की बात करता है। आपको पता होगा मिनिमल स्टेट, स्टेट एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नाम की आपने किताब पढ़ी होगी इनकी, तो उसमें इन्होंने अच्छे से बताया मिनिमल स्टेट। इसके अंतर्गत अर्जन का न्याय, हस्तांतरण का न्याय और क्षतिपूर्ति का न्याय शामिल है। तो यहाँ पे आंसर इज डी हो जाएगा। वन टू थ्री तीनों सही है, ठीक है? तीनों करेक्ट है। रॉबर्ट नॉजिक की किताब का नाम क्या है? एनार्की स्टेट एनार्की इन यूटोपिया, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है? स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया, ठीक है? ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा है, जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित अज्ञानता का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, निम्नलिखित में से किनके ज्ञान को प्रतिबंधित करता है? ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस अरस्तु, यहाँ पे प्लेटो का नहीं है। यहाँ पे अज्ञान का पर्दा नाम का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जॉन रॉल्स के द्वारा भी दिया जाता है। तो जॉन रॉल्स की यहाँ पे बताना है कि अज्ञान का पर्दा जो है निम्नलिखित में से किनके ज्ञान को प्रतिबंधित नहीं करता है? स्वयं की नस्ल, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान, समाज में धन और आय के वास्तविक वितरण का ज्ञान, प्राथमिक वस्तुओं प्राइमरी गुड्स के महत्व का ज्ञान, विशिष्ट धार्मिक या नैतिक विश्वासों का ज्ञान। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक वस्तुओं प्राइमरी गुड्स के महत्व ज्ञान को प्रतिबंधित नहीं करते। प्राइमरी गुड्स में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आ जाती है। प्राइमरी गुड्स क्या होता है? प्राइमरी गुड्स में जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये सब आ जाती है, न्याय वगैरह और आत्मसम्मान वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। उनकी यहाँ पे उन्होंने प्रतिबंधित ना करने की बात बोली है। अमर्त्य सेन की क्षमता के दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है या सत्य है? नहीं है, सॉरी, सत्य नहीं है, इनकरेक्ट बताना है आपको। अमर्त्य सेन की क्षमता दृष्टिकोण में न्याय के ट्रांसडेंटल यानी पार लैंगिक दृष्टिकोण के बजाय तुलनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह रॉल्स द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक वस्तुओं की आलोचना करता है। यह व्यक्तियों की वास्तविक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और न कि केवल संसाधनों के वितरण पर। यह सिद्धांत रॉल्स के न्याय के दो नियमों को वैश्विक न्याय के लिए अपर्याप्त नहीं मानता है। अमर्त्य सेन की क्षमता दृष्टिकोण पे क्वेश्चन आया है, ठीक है? क्षमता दृष्टिकोण पे, और क्षमता दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए। क्षमता दृष्टिकोण मतलब ये होता है कि व्यक्तियों की क्षमता को विकास करो और वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उनको न्याय मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ज्यादातर जो सही है स्टेटमेंट, यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये सही है। गलत बताना, सत्य जो नहीं है वो ये नहीं है, डी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है? आप समझ गए होगे यहाँ पे, डी इज करेक्ट। जॉन रॉल्स की जो न्याय के दो नियम है ना, उनको यहाँ पे वैश्विक न्याय के लिए अपर्याप्त नहीं मानता है। यहाँ पे ये गलत इन्होंने बोला, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है इनका। पर्याप्त वो क्या मानते हैं? अपर्याप्त मानते हैं यहाँ पे, ठीक है?
जॉन रॉल्स के सिद्धांत में अधिकतम को अधिकतम लाभ, ठीक है, अधिकतम को अधिकतम लाभ, ये देखो कॉन्सेप्ट है, लिखा है मैक्सिमम प्रिंसिपल जो है इनका, ये किसके लिए लागू होता है? प्रथम नियम समान स्वतंत्रता का नियम के अधीन, हीनतम स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए लाभ के लिए, योग्यतम और प्रतिभाशाली लोगों के लिए, या फिर केवल अवसर की समानता के नियमों के अधीन? बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हीनतम स्थितियों वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए, हीनतम स्थितियों के व्यक्तियों के लिए लाभ के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बुरी स्थिति है जिनकी, जो कहीं की पिछड़ चुके हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें अधिकतम को अधिकतम लाभ के लिए इस प्रकार से हीनतम स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ देना पड़ेगा। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है। नारीवादी न्याय सुसैन मोलर ऑकिन परिवार के प्रति अंधा फैमिली ब्लाइंड सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की है क्या? वैश्विक न्याय की बात थॉमस पोगे है। यहाँ पे वैश्विक विश्व गरीबी और मानवाधिकार पे बात करते समुदायवादी न्याय माइकल वॉल्जर है। न्याय का सार्वभौमिक नियम बताया है। सामाजिक न्याय जी ए कोहेन समूहवादी पूर्ण उन्मूलन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? समुदायवादी न्याय। माइकल वॉल्जर का समुदायवादी न्याय यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे न्याय का सार्वभौमिक नियम यहाँ पे नहीं देते हैं, न्याय का सार्वभौमिक नहीं देते हैं। इनकी बुक का नाम आपने पढ़ा होगा, स्फीयर ऑफ जस्टिस। स्फीयर ऑफ जस्टिस के अंतर्गत ये क्या करते हैं, ठीक है, मतलब एक न्याय के क्षेत्र को प्रतिपादित करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए? नियम बना करके लोगों को न्याय देना चाहिए। नियम के आधार पर न्याय ये संसाधनों का वितरण करना चाहिए, इस आधार पर इन्होंने बात बोली है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे, न्याय की प्रकृति अमूर्त और सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझी जा सकती है, बल्कि यह सामाजिक वस्तुओं के वितरण के संदर्भ में निर्भर करती है। कथन किस विचारक से संबंधित है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। नैन्सी फेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? नैन्सी फेजर, नैन्सी फ्रेजर, ठीक है। तो यहाँ पे नैन्सी फ्रेजर हो जाएगा। और ठीक है, बाकी तीन तो आपको दिख रहे हैं, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स एंड माइकल वॉल्जर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो न्याय की प्रकृति अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, ये 9th नंबर का, सॉरी, इसको कर लेते हैं 9th नंबर का। जॉन रॉल्स के समान स्वतंत्रता के नियम, विभेद सिद्धांत, विभेद के नियम के बीच में संबंधों को किस रूप में जाना जाता है? संबंधों किस रूप में जाना जाता है? क्षतिपूर्ति के सिद्धांत, अतिव्यापी सहमति, ओवरलैपिंग कंसेंसस, शब्दकोशीय व्यवस्था, सुविचारी संतुलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, क्या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अतिव्यापी सहमति, या शब्दकोशीय व्यवस्था, या सुविचारी संतुलन? वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा शब्दकोशीय व्यवस्था। इसमें सबसे पहले वो बोलते हैं कि यहाँ पे होना क्या चाहिए? समान, प्रथम इसका जो नियम है वो क्या कहता है? समान स्वतंत्रता लाना चाहिए। समान यहाँ पे स्वतंत्रता का नियम यहाँ पे पहला कहता है। दूसरा नियम यहाँ पे आता है, दूसरा नियम यहाँ पे आता है जो विभेद के सिद्धांत या विभेद के नियम पे बात करता है, विभेद के नियम पे बात करता है, ठीक है। तो ये जॉन रॉल्स का यहाँ पे लेक्सिकन, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे जरूरी है, लेक्सिकन ऑर्डर, जिसको शब्दकोशीय क्या कहेंगे? व्यवस्था कहेंगे। इसके बाद न्याय की प्रकृति अमूर्त, ये मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, आंसर बताइए आप क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा माइकल वॉल्जर, सी आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर होगा। माइकल वॉल्जर ने न्याय की अमूर्त और सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझाती, उन्होंने सार्वभौमिक सिद्धांत को यहाँ पे नकार दिया है, और अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर न्याय की प्रकृति नहीं होती है, इस प्रकार से उन्होंने बात बोली है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे बल्कि सामाजिक वस्तु के वितरण के संदर्भ पर निर्भर करती है, ये बात बोली उन्होंने। इसके बाद है, किस भारतीय विचारक ने न्यायपूर्ण समाज की परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना के निर्मित एक समानता, एक समता पर आधारित सद्गुण माना है? क्या आंसर हो जाएगा? सद्गुण माना है, किस व्यक्ति ने? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो भारतीय विचारक हैं ये भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, अपमान की घटती हुई भावना से निर्मित एक समता पर आधारित सद्गुण माना है। किसको बोला है इन्होंने? कि न्याय को बोला है, न्यायपूर्ण समाज को बोला है इन्होंने। न्यायपूर्ण समाज वो होगा जहाँ पे समान सम्मान की भावना बढ़े कहीं ना कहीं, और अपमान की जो भावना है वो घटे।
इसको किसने बोला है? बी आर अम्बेडकर ने, जो कि निचली या दलित जातियों के लिए वो इस तरीके की बातें कहते हैं। रॉल्स की अज्ञानता के पर्दा यानी कि अज्ञानता का जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसे कालजयी, विमर्श, टाइमलेस डेलिब्रेशन की संज्ञा किसने दी है? बताइए। अमर्त्य सेन, माइकल वॉल्जर, रॉबर्ट नॉजिक, सुसैन मूलर हॉकिन। इसका पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइकल वॉल्जर। स्फीयर ऑफ जस्टिस इनकी किताब है, जिसमें बहुत अच्छे से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जॉन रॉल्स की अज्ञानता के पर्दा के सिद्धांत को। ठीक है, के बाद 13 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? नैन्सी फ्रेजर का यहाँ पे प्रश्न आया है कि सॉरी, नैन्सी फ्रेजर बोल रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा सिद्धांत लैंगिक न्याय, ठीक है, लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस को यहाँ पे पुनर्वितरण की समस्या के बजाय मान्यता, रिकॉग्निशन की समस्या मानता है। मैंने आंसर वैसे बता दिया है। देखो, लैंगिक न्याय की बात कौन करेगा? लैंगिक न्याय की बात यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक नहीं करता, जॉन रॉल्स नहीं करता, सुसैन मूलर हॉकिन का सिद्धांत नहीं करता है। नैन्सी फ्रेजर यहाँ पे आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर नैन्सी फ्रेजर का सिद्धांत ही कहीं की लैंगिक समानता की बात करता है, लैंगिक न्याय की बात करता है, सॉरी, लैंगिक न्याय की बात कौन करता है? और जेंडर जस्टिस को यहाँ पे पुनर्वितरण की समस्या की बजाय मान्यता की समस्या मानती है वो। ठीक है, तो नैन्सी फ्रेजर। इसके बाद जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या मूलतः किसके वितरण की समस्या है? किसके वितरण की समस्या है न्याय की समस्या? आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं की यहाँ पे वितरण की समस्या। एक प्रकार से वो कहते हैं कि जो न्याय की समस्या है ना, न्याय जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो अल्टीमेटली प्राथमिक वस्तुओं का यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कि उनको सामाजिक रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलना, ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार न मिलना, स्वास्थ्य न मिलना, और उनको लिबर्टी न मिलना, इस तरीके की बात इन्होंने बोली है। तो ये क्या है? वेल्थ का यहाँ पे एक राइट न मिलना। तो ये सब बातें उन्होंने बोली है कि इसकी समस्या ही कहीं ना कहीं न्याय की समस्या बनी हुई है। आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्याय पुरस्कार नहीं क्षतिपूर्ति है? न्याय पुरस्कार नहीं है और क्षतिपूर्ति है। ठीक है, इस विचार पर बल देता है, कौन देता है यहाँ पे? अधिकारता का सिद्धांत, वितरणात्मक सिद्धांत या विभोक्तावादी सिद्धांत? सीधी सी बात है यहाँ पे, जॉन रॉल्स का क्षतिपूर्ति सिद्धांत। ठीक है, जॉन रॉल्स का क्षतिपूर्ति सिद्धांत यहाँ पे बल देता है। न्याय पुरस्कार नहीं होता, क्षतिपूर्ति है। न्याय अगर हम कर रहे हैं किसी जाति के साथ, किसी वर्ग के साथ, किसी नस्ल के साथ, या जो नस्ल पिछड़ी हुई है, जैसे अश्वेत नस्ल है, दलित जाति है, किसी धर्म खास विशेष को अगर हम न्याय दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। हम उनको कोई ऐसा पुरस्कार नहीं दे रहे, कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं दे रहे, रिवॉर्ड नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है वो एक प्रकार से क्षतिपूर्ति है। क्योंकि कुछ वर्ग कुछ समय पहले उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, तो उसको कंपनसेट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? उनको कंपनसेट कर रहे हैं, उनको लाभ दे रहे हैं, बस इतना सा है। क्षतिपूर्ति जो उनकी हुई, क्षति हुई है, उनकी पूर्ति कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद है 16वें नंबर का प्रश्न। अर्नेस्ट बार्कर के न्याय के 4 स्रोत बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है? अर्नेस्ट बार्कर ने न्याय के 4 स्रोत बताए हैं, कौन सा शामिल नहीं है? नैतिक तो है, धार्मिक है, प्राकृतिक भी है, और सांस्कृतिक नहीं है। सांस्कृतिक नहीं है, क्या होता है सांस्कृतिक की जगह पे? आर्थिक होता है। आर्थिक होता है, आर्थिक न्याय का यहाँ पे स्रोत होता है, आर्थिक स्रोत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, और यह अरस्तु के अनुसार न्याय के किस स्वरूप को संदर्भित करता है? न्याय क्या होता है? एक संपूर्ण सद्गुण है। न्याय क्या है? संपूर्ण सद्गुण है जो आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, और यह अरस्तु के अनुसार न्याय के किस स्वरूप को संदर्भित करता है? वितरणात्मक न्याय, संपूर्ण न्याय, या संशोधनात्मक न्याय, विशेष न्याय? देखो, यहाँ पे न्याय संपूर्ण सद्गुण है, तो यहाँ पे संपूर्ण न्याय को प्रदर्शित करता है, संपूर्ण न्याय को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए, 18वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, फिर उसके बाद ओवर करते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय के 2 नियमों के संदर्भ में अवसर की उचित समानता का यहाँ पे नियम, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्या सुनिश्चित करता है? केवल कानूनी समानता? क्या सभी को समान अवसर, भले ही उसकी प्रकृति, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो? योग्यतम के अधिकतम लाभ, या केवल अवसर की औपचारिक घोषणा? बताइए। जॉन रॉल्स के न्याय के 2 नियमों के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, देखो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जॉन रॉल्स के जो न्याय के 2 नियम है ना, उसमें मुख्य रूप से ये बोला गया है कि अवसर की उचित समानता का यहाँ पे नियम तो है ही, और ये क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित ये करता है समान अवसर,
भले ही उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मतलब ये दो नियम जो है ना, एक नियम तो यहाँ पे जो एक प्रकार से राजनीतिक पक्ष है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो राजनीतिक पक्ष है या फिर कानूनी पक्ष है, ठीक है, राजनीतिक या कानूनी पक्ष जिसमें हम क्या करते हैं, औपचारिक एक स्वतंत्रता देते हैं, औपचारिक रूप से न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, ये तो होना ही चाहिए। साथ में सामाजिक और आर्थिक रूप से भी यहाँ पे न्याय की व्यवस्था होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे जॉन रॉल्स कहते हैं। थॉमस पोगे यानी कि थॉमस पोगे जो है न्याय सिद्धांत का मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है, इनका जो न्याय सिद्धांत है किस विषय पर केंद्रित, तो बिल्कुल आंसर इसका वैश्विक न्याय हो जाएगा, करेक्ट है। वैश्विक न्याय के अंतर्गत ये क्या करते हैं, ग्लोबल जस्टिस के अंतर्गत ये अपना जो भी ये व्यवस्था है इसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। थॉमस पोगे का नाम आप याद रखो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जॉन रॉल्स के अतिव्यापी सहमति यानी ओवरलैपिंग कंसेंसस का उद्देश्य क्या है। ओवरलैपिंग कंसेंसस का उद्देश्य क्या है, किसी एक विशेष धार्मिक सिद्धांत को सभी पर लागू करना, एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करना जो विभिन्न विरोधी नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों के बीच में सहमति प्राप्त करे, उपयोगितावादी सिद्धांत को न्याय के सिद्धांतों पर प्राथमिकता देना, या सामाजिक समझौते को केवल न्याय व्यक्तिगत सिद्धांत हितों पर आधारित करना। जॉन रॉल्स के अतिव्यापी सहमति ओवरलैपिंग कंसेंसस के ऊपर पूछा गया है, अतिव्यापी सहमति। बताइए, पॉज लेकर के आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जॉन रॉल्स का जो अतिव्यापी सहमति ओवरलैपिंग कंसेंसस है, इसका उद्देश्य ये होता है कि इसमें एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करना है कि जो विभिन्न विरोधी नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों के बीच में सहमति हो। इसका आंसर बी हो जाएगा। मीन्स ये कहते हैं कि अतिव्यापी सहमति मतलब ये होता है कि जहां पे हर एक पक्ष को यहाँ पे सुना जाए, समझा जाए, और एक म्यूचुअल एक कंसेंसस होना चाहिए, एक सहमति होना चाहिए, ठीक है। एक सहमति की बात इन्होंने बोली है यहाँ पे, तो सहमति की बात यहाँ पे बोलते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत जस्टिस को एक फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस के कॉन्सेप्ट में इनको समझाते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस के कॉन्सेप्ट में इसको बहुत अच्छे समझाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत ऐसे स्थापित करने चाहिए जो विरोधी जो भी है ना हमारे पक्ष, उनको भी हमें नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों के बीच में हमें सहमति यहाँ पे जताना चाहिए। अगर हमारे विरोधी भी हैं लेकिन कहीं नैतिक है, दार्शनिक है, तो वहां पे सहमति बन जाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विचारक ने सकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक उदारवादी या पॉजिटिव लिबरल होने के नाते प्रक्रियात्मक न्याय, क्रियात्मक न्याय प्रोसीजरल जस्टिस, तात्विक न्याय के सम्मिश्रण पर बल देता है या देते हैं। जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, मार्क्सवादी या फिर उदार समतावादी, लिबरल इगेलिटेरियनिज्म, लिबरल इगेलिटेरियन, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो जो क्या करते हैं प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय की बात करते हैं, एक तो ये जॉन रॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक उदार समतावादी जो उनसे जुड़े हुए हैं जैसे रॉबर्ट नॉजिक जैसे लोग, ये इसमें आ जाएंगे। रॉबर्ट यहाँ पे उदार समतावादी में यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक नहीं आएगा, माइकल वॉल्जर जैसे लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 नहीं है, ठीक है। इगेलिटेरियन में हम रॉबर्ट नॉजिक को पढ़ेंगे, बट लिबरल इगेलिटेरियन में माइकल वॉल्जर को पढ़ेंगे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइकल वॉल्जर वगैरह। अब आता है 22 नंबर का प्रश्न, जी ए कोहेन ने वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में रॉल्स के, देखो रॉल्स के सिद्धांत को यहाँ पे वितरणात्मक न्याय के मामले में रॉल्स ने बात बोली है, तो जी ए कोहेन की आलोचना करते, ये क्या करते हैं, रॉल्स की आलोचना करते हुए किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मतलब जी ए कोहेन ने क्या किया है, वितरणात्मक न्याय जो रॉल्स का है उसकी आलोचना करते हुए एक नई शब्दावली दी है, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, द लॉ ऑफ पीपल्स जस्टिस एज एंड पीपल्स ऑफ डिफरेंसेस ऑन द करेंसी ऑफ इगेलिटेरियन जस्टिस। क्या इसका आंसर हो जाएगा, 22 का पॉज लेकर के बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑन द करेंसी ऑफ इगेलिटेरियन, ठीक है, ऑन द करेंसी ऑफ इगेलिटेरियन जस्टिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द करेंसी ऑफ इगेलिटेरियन जस्टिस। इगेलिटेरियन जस्टिस यहाँ पे जो है ना, ये पुस्तक ही उनकी, ये जो ऑन द करेंसी ऑफ इगेलिटेरियन जस्टिस है, ये उनकी किताब का नाम भी है और शब्दावली भी कह सकते हो, ये किताब बुक भी है उनकी, ये बुक ही भी है, ठीक है। किसकी है, जी ए कोहेन का नाम याद रख लो। क्या है बुक का नाम, ऑन द करेंसी ऑफ इगेलिटेरियन जस्टिस। अब यहाँ पे वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो संसाधनों का वितरण वाला जो व्यवस्था है, जो इसका रॉल्स का,
वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्याप्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे उन्होंने कहीं ना कहीं आलोचना दी है और यहाँ पे कल्याण के लिए अलग अलग सुझाव बताए हैं। के बाद है 23 नंबर का प्रश्न, रॉल्स के न्याय सिद्धांत के संबंध में चेन कनेक्शन थ्योरी, श्रृंखला संबंध सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? श्रृंखला संबंध सिद्धांत का तात्पर्य आपसे पूछा गया है, क्या स्वतंत्रता के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध होने से है? क्या यहाँ पे हीनतम स्थिति वाले को लाभ पहुंचाने से मध्यवर्ती समूह को भी अधिक लाभ हो, यहाँ पे को भी लाभ होता है? सभी को समान रूप से प्राथमिक वस्तुओं के वितरण से है, या सभी समूहों के बीच में राजनीतिक सहमति पर स्थापित करने से है? चेन कनेक्शन थ्योरी, श्रृंखला संबंध सिद्धांत, तात्पर्य पूछा है यहाँ पे सीधा आपसे। देखो यहाँ पे चेन कनेक्शन थ्योरी में ये होता है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे ये होता है कि जैसे एक वर्ग है, ठीक है, अगर ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा पिछड़ा है, बैकवर्ड है, ये कोई समूह है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, अगर इस तक कोई लाभ पहुंचाना है तो लाभ को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मार्ग से गुजरना पड़ेगा, एक मार्ग से गुजरना पड़ेगा, उस मार्ग में और भी इस बैकवर्ड समूह में क्या होता है कि इससे कुछ थोड़े से अमीर लोग यहाँ पे होंगे, इससे थोड़े से अमीर लोग यहाँ पे होंगे, इससे थोड़े से अमीर लोग यहाँ पे होंगे। तो क्या होता है, मतलब अमीर मतलब इन द सेंस कि उनसे थोड़े से अपलिफ्टेड लोग, जैसे ये सबसे बैकवर्ड ये है, महादलित जिसको बोल सकते हैं, महागरीब, या बहुत ज्यादा अति पिछड़ा, अति गरीब वाली कैटेगरी में ये लोग मान लेते हैं, बहुत ज्यादा वंचित है मान लेते हैं इस मामले में, संसाधनों के वितरण के मामले में। तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था पहुंचानी है तो उसके बीच में कई सारे माध्यम से गुजरना पड़ेगा, कई सारे और भी पिछड़े वर्ग मिलेंगे आपको, अति पिछड़ा से थोड़ा सा कम पिछड़े वर्ग मिलेंगे, थोड़ा सा पिछड़े वर्ग मिलेंगे, और थोड़ा सा कम पिछड़े वर्ग मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़े तो हैं। तो यहाँ पे रॉल्स कहते हैं कि जब भी हम किसी भी खास वर्ग को यहाँ पे लाभ पहुंचाते हैं तो बीच में कई सारे वर्गों को भी लाभ पहुंचता है उसका, तो इसको बोलते हैं चेन कनेक्शन थ्योरी। एक चेन बनती है जिसमें ये कड़ी होती है, एक कड़ी होती है, एक कड़ी होती है, और फिर इस तक वो अंतिम रूप से वो लाभ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हीनतम स्थिति वाले, लाभ पहुंचाने वाले, जो हीनतम स्थिति वाले को लाभ पहुंचाने से मध्यमवर्ती समूह को भी लाभ पहुंचता है। अगर हीनतम स्थिति वाले ये हैं, इनको लाभ पहुंचाया यहाँ से, तो इनको भी लाभ मिलता है, इनको भी लाभ मिलता है, इनको भी लाभ मिलता है, ठीक है, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। आंसर इज बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अर्नेस्ट ब्रेख्त, ठीक है, न्याय की न्यूनतम परिभाषा में 5 आवश्यक सिद्धांतों को इन्होंने उल्लेख किया है, उन सिद्धांतों का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ये तात्विक परिणाम, प्राकृतिक अधिकार, न्याय की प्रक्रिया या आर्थिक पुनर्वितरण पर ये फोकस करते हैं, बताइए। अर्नेस्ट ब्रेख्त की न्याय की जो न्यूनतम परिभाषा है वो 5 आवश्यक तत्वों पर यहाँ पे क्या करती है, ध्यान देती है, और इन्होंने मुख्य रूप से किस पर केंद्रित ये मानी है? देखो यहाँ पे अर्नेस्ट ब्रैक न्याय की न्यूनतम परिभाषा में आवश्यक तत्वों में उल्लेख किया, उसका मुख्य केंद्रित यहाँ पे न्याय की प्रक्रिया पर वो केंद्रित करते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो, अपना जो सिद्धांत है वो न्याय की प्रक्रिया पर केंद्रित करके बताते हैं, और यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न यहाँ पे, किस कौन सी पुस्तक में वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस से संबंधित नहीं है? ग्लोबल जस्टिस से संबंध नहीं है, लॉ पीपल्स जॉन रॉल्स, यहाँ पे मार्था जो फ्रंटियर्स ऑफ जस्टिस जो कि मार्था नुसबाम की है, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स थॉमस बोगे की है, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली सुजैन मोलर ओकिन की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप पॉज करके दे सकते हो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली सुजैन मोलर ओकिल की है। यहाँ पे वैश्विक न्याय के बारे में बोला गया है, ये वैश्विक तो नहीं है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी ये वैश्विक न्याय की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक जो जस्टिस है उसकी बात करी जाती है, ग्लोबल जस्टिस की बात यहाँ पे की जाती है। इन तीनों पुस्तकों में उनके थिंकर्स हैं, उनके राइटर हैं, लॉ पीपल्स जॉन रॉल्स, फ्रंटियर ऑफ जस्टिस मार्था नुसबाम, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स थॉमस बोगे की है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए, कमेंट में बताइए, हम इसको बिल्कुल अगले वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। इसी के साथ अब हमारा अगले दिन एक अगला टारगेट मिलेगा, उसके पीडीएफ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, और इसी के साथ हमारे मेंटरशिप बैच में आपको अब क्या करेंगे हम, इसी के जो एमसीक्यूज है वो भी आपको भेजेंगे। और कहीं ना कहीं एमसीक्यूज तो देखो यूट्यूब पे चलेंगे तो सबको इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन डेली टारगेट्स, डेली नोट्स, और यहाँ पे यूनिट वाइज कंटेंट है, और डाउट सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप बैच के बच्चों को मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम उसमें 31 दिसंबर के पहले पहले पूरा आपका सिलेबस फिनिश करवा देंगे एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस का, और आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्टअप आप अपने आप को फील करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सभी को एंड जय हिंद।